पहला सवाल आपको यहां पर मिल जाएगा कि 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला जो पॉइंट होगा वो आपको यहां पर साउंड आ रहा है, आप एक बार देख लीजिए, साउंड क्लियर है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो एक जो पहला पॉइंट होता है, पहला सवाल आपको वो होता है किस तारीख को मनाया जाता है, और इसके बाद में दूसरा सवाल आपको पूछा जाता है कि कब से इसको मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया है साल 2010 में, और इसके बाद में किस सम्मेलन में इसको डिसाइड किया गया था, तो सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में इसको डिसाइड किया गया था। अब एक सवाल यहां पर और आता है कि भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो आंसर आपको लगाना होगा मध्य प्रदेश को। तो कौन सा स्टेट है वो, मध्य प्रदेश को, और इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो वो आंसर आपको देना होगा मध्य प्रदेश को। दूसरा पॉइंट आपको है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास ये कहां पर है, तो ये होता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में, आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसका जो एरिया है वो है 3296.31 वर्ग किलोमीटर। तो यहां से भी आपको ये प्रश्न मिल सकता है। तो 3-4 पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। बाघ दिवस को अगर पूछा जाएगा तो 29 जुलाई ध्यान रखिए 2010 से सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन से इसको डिसाइड किया। टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जानते हैं, और इसके साथ में भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास कहां पर होता है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में आप देखिए तो यहां पर आपको मिल जाएगा कि बांदीपुर जो कर्नाटक में स्थित है, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य, यहां पर वन्य जीव प्रबंधन के लिए मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ किया गया है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सा अभ्यारण्य है जहां पर वन्य जीव प्रबंधन के लिए मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल होता है, तो वो आंसर आपको लगाना है बांदीपुर कर्नाटक। भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है, वह कौन सा है, तो वो होता है नामदफा। और लोकेशन कहां पर है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पर आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, और ऐसे सवाल आपको सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़े से कंडीशनल टाइप के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो वहां इस तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है कि भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है, तो वो आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद देखते हैं कि जो अगले पॉइंट में हम लोगों को सीखना है, यहां पर आप देखिए मैप में एक बाघ अभ्यारण्य का पूरा मैप दिया गया है। यहां से हम लोगों को इस बात को समझना है कि कौन कौन से जो टाइगर रिजर्व हैं, बाघ अभ्यारण्य हैं, किस किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। टोटल यहां पर आप देखेंगे तो 53 संबंधित राज्यों के नाम दिए गए हैं। यहां पर आप देखेंगे राजस्थान में 4 होते हैं, रणथंबोर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, और इसके बाद रामगढ़ विषधारी है। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश में देखेंगे तो टोटल यहां पर होते हैं 6 नाम। उनके हैं सतपुड़ा, संजय धुबरी, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना। इसके बाद में देखिए तो अगला है महाराष्ट्र में, यहां पर भी 6 होते हैं, बोर है, मेलघाट है, तदोबा अंधेरी है, पेंच है, सह्याद्री है, और नवेगांव नागजीरा है। तो यहां से आपने ये 3 स्टेट के बारे में देख लिया। इसके बाद कर्नाटक में होते हैं टोटल 5, और कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो बांदीपुर भद्रा है, बिलीगिरी रंगनाथ है मंदिर, और इसके बाद नागरहोल, डंडेली, अंशिकाली, ये आपको कहां पर मिलते हैं, कर्नाटक में। केरल में आपको 2 मिलते हैं, एक होता है पेरियार और दूसरा पेराम्बिकुलम है। और यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि पेंच बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में विस्तृत है। चूंकि आपने देखा है कि यहां पर महाराष्ट्र में भी आपको पेंच मिलता है और मध्य प्रदेश में भी पेंच मिलता है, तो इन दोनों का जो विस्तार होता है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ही स्टेट में आपको दिखलाई पड़ता है।
दूसरा पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो यहां पर पॉइंट्स आपको इंडिकेट किए गए हैं, इसका मतलब है कि वो केवल और केवल उस स्टेट को इंडिकेट करता है, न कि उसके एक्चुअल स्थान को। यहां पर देखिए तो अगले में आपको मिल जाता है उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, तो यहां पर 2 बाघ अभ्यारण्य हैं, नाम उनका है कार्बेट, जिम कार्बेट और राजा जी। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं 3 होते हैं, और तीनों में से अगर नामों की चर्चा करें तो दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमानगढ़ बफर। इसके बाद में आप देखिए अगले में झारखंड में एक है और नाम उसका है पलामू। बिहार में आपको एक मिलते हैं, नाम उसका है वाल्मीकि। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपको है पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको 3 मिलते हैं, एक आपका इसमें है नामदफा, दूसरा पक्के और कामलांग है। असम में आपको 4 मिलते हैं, नाम की बात करेंगे तो मानस, नमेरी, काजीरंगा और ओरंग मिलता है। फिर इसके बाद मिजोरम में आप देखेंगे तो यहाँ पर दंपा या डंपा है। पश्चिम बंगाल में 2 मिलते हैं, बुक्सा और सुंदरवन। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आपको 3 मिलते हैं, अचानकमार, उदंती, सीता नदी और इंद्रावती। और फिर इसके बाद ओडिशा में आपको शिमलीपाल और सतकोशिया है। आंध्र प्रदेश में एक है जो कि सबसे बड़ा है, अभी आपने देखा भी था फैक्ट में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तेलंगाना में होता है 2, अमराबाद और काबल है। और इसके बाद तमिलनाडु में आप देखते हैं कि टोटल यहाँ पर 5 हैं, नाम इनके हैं श्रीविल्लिपुतूर और मेघामलाई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, कलाकड़ और मुंडनथुरई। तो ये आपको यहाँ पर जितने भी बाघ अभ्यारण्य हैं हम लोगों ने मानचित्र के जरिए टोटल यहाँ पर 53 थे, उन सभी की हम लोगों ने चर्चा किया है। इसके बाद में एक अच्छा पॉइंट आपको है विश्व विरासत कन्वेंशन। कन्वेंशन से आप देखिए सवाल आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो जो भी आपको कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो उसको आपको बेहतर तरीके से ध्यान में रखना है। अब यहां पर आप देखिए तो विश्व विरासत कन्वेंशन जो है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये अपनाया गया था कब, अगर आपको साल पूछा जाएगा तो 1972 में। और उद्देश्य क्या है, वैश्विक महत्व के जितने भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल हैं उनको संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। 1977 में भारत के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया और भारत के 7 प्राकृतिक स्थलों को विशिष्ट वैश्विक महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपको विश्व विरासत कन्वेंशन यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन से संबंधित पॉइंट्स दिए गए हैं। 1972 में स्टार्ट हुआ। उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। 77 में भारत ने इसको अनुमोदित किया था। इसके बाद में देखिए तो भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, तो भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थलों की अगर बात करेंगे तो यहां पर कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 32 ऐसे हैं सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक जो है वो मिश्रित स्थल है। 40वां जो है वो धौलावीरा गुजरात का साल 2021 में लिया गया। 39वां जो है वो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, तेलंगाना में मौजूद है, साल 2021 में ही लिया गया है। हाल ही में जुड़े सांस्कृतिक श्रेणी के स्थलों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। कभी कभी आपसे कितने जुड़े हुए हैं ये भी पूछा जाता है, और कभी कभी आपसे कैटेगरी के बारे में भी पूछा जाता है कि किस कैटेगरी से इनका संबंध है। तो दोनों टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस या फिर विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो ये होता है आपका 18 अप्रैल को। और साल 2022 का जो थीम रखा गया था वो था धरोहर और जलवायु यानी कि हेरिटेज एंड क्लाइमेट, इसका जो थीम रखा गया था साल 2022 के लिए। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है 18 अप्रैल अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस या विश्व धरोहर दिवस जो है वो 2022 का थीम क्या है, धरोहर और जलवायु, और मनाते हैं हम लोग इसको 18 अप्रैल को। तो यहां से जितने पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको आप एक एक करके देखते रहें। और फिर इसमें से भारत में स्थित प्राकृतिक और मिश्रित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व धरोहर स्थल, और जो संबंधित आपको स्टेट दिए गए हैं मैप के जरिए इसको समझाया गया है। यहां पर देखेंगे एक एक मैप को। सबसे पहले आपको यहां पर है हिमाचल प्रदेश। अब यहां पर देखिए
जितने भी आपको यहाँ पर संस्थान के नाम दिए गए हैं तो उसको और जितने जिस स्टेट में मौजूद हैं उसको भी आपको कभी कभी सवाल जो है वो मैचिंग करवाने के लिए पूछा जाता है। जैसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, तो ये राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है कहां पर, तो आंसर आपको लगाना होगा हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के लिए, तो राजस्थान में आप देखते हैं कि यहां पर कौन है, राजस्थान में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, तो भरतपुर जिला है। 1985 में इसको शामिल किया गया था। तो ऐसे सवाल आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना है। यहां पर आप देखिए तो अगला है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप देखते हैं 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी 2005 में राष्ट्रीय उद्यान है और ये चमोली में स्थित है। सिक्किम जो है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये मिश्रित प्रकार का है, साल 2016 में इसको शामिल किया गया था। इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे तो अगला है आपके लिए असम, और असम में आप देखेंगे तो यहां पर आपको दो मिलते हैं, एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में और दूसरा आपको है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में। तो यहां पर आपको दोनों मिल गए हैं असम के लिए। और वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान होता है, 1987 में इसको शामिल किया गया था। अब यहां पर आपको इंडिकेशन भी दिया गया है, जहां पर स्टार लगा है वहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये केवल और केवल जो है वो राज्यों को इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद यहां पर देखिए तो केरल जो है, केरल में मुख्य रूप से कौन है, पश्चिमी घाट होता है। तो इस तरीके से जितने भी आपको मैप यहाँ पर मिले हैं वो सारे मैप में हम लोगों ने सभी स्थानों को एक एक करके यहाँ पर देख लिया है। अब इसके बाद में देखेंगे तो अगला पॉइंट आपके लिए है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहां पर देखेंगे पहला पॉइंट आपके लिए है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जल प्राप्त करता है किस नदी से, ऐसा भी सवाल आपको यूपीपीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहां पर आपको बताना है कि जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का, ये नदी किस नदी से जल प्राप्त करता है, तो रामगंगा नदी से इसको जल की प्राप्ति होती है। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसके बाद में चिनार वन्यजीव विहार ये कहां पर स्थित है, तो इसकी लोकेशन जो होती है वो केरल राज्य में होती है। और इसके बाद हरिके आर्द्र भूमि पंजाब प्रांत में स्थित है, व्यास और सतलज नदियों के संगम पर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि व्यास नदी जो आती है और सतलज नदी जो आती है, व्यास और सतलज नदी जो है ये पंजाब के हरिके नामक स्थान पर मिलती है। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है। भाखड़ा और नांगल बांध भी यहीं पर आपको मिल जाता है। 5 मौसमों का बाग मेहरौली के समीप स्थित है। अगर ये सवाल आपको पूछा जाए तो अच्छे तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में देखेंगे तो यहां पर आपको दिया गया है सौर ऊर्जा से विविध पक्ष क्या क्या होते हैं। सौर ऊर्जा का अक्सर हम लोग देखते हैं कि इससे बहुत ज्यादा फायदे ही होते हैं। तो यहां पर कभी कभी आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा से होने वाले कौन सा प्रमुख फायदा होता है या इसका कौन सा इंपॉर्टेंट लाभ है। तो ऐसे में अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो यह एक अक्षय प्राकृतिक संरक्षण होता है और इसके बाद में सौर विकिरण से प्राप्त होता है। पृथ्वी की संपूर्ण जीवन प्रक्रियाओं को संभालने का काम करता है इंसोलेशन यानी कि सौर विकिरण जो होता है, और हर उस ऊर्जा रूप का आधार होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं। आप जानते हैं कि चाहे हम ग्रहों की बात करें, उपग्रहों की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, प्लैनेट की बात करें, सभी को अगर ऊर्जा का एक सोर्स होता है तो वो होता है हमारा सूर्य। सूर्य से ही हम हर प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में चाहे उष्मा ऊर्जा के रूप में, दोनों ही तरीके से हम प्राप्त करते हैं सूर्य से। अब यहां पर आप देखिए कि प्रदूषण रहित होता है, यानी कि सोलर एनर्जी का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी प्रकार का यहां पर प्रदूषण नहीं होता है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार होता है, जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग होता है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसको जब भी जरूरत होती है तो बिना सूर्य के प्रकाश के ये पॉसिबल नहीं होता है। फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश का सौर ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। अब यहां पर आपको ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने पॉइंट आपको दिए गए हैं ये आपको पहले से भी पता होंगे, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला ये आपके लिए जरूरी होगा।
अब इसके बाद में देखते हैं कि अगला पॉइंट यहां पर दिया गया है। अगले पॉइंट में आपको है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला जो अजैविक प्रदूषक होता है उसका नाम होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक से संबंधित अगर कोई प्रश्न यहां पर मिलता है तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला जो अजैविक पॉल्यूटेंट होता है वो होता है आर्सेनिक। और आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है धान का पौधा। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। और एक चीज आपको और भी पता होगा, धान का पौधा जो होता है इससे हमको CH4 यानी कि मीथेन गैस की मात्रा भी ज्यादा मिलती है। इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है आगे। अब इसके बाद में देखिए तो यहां पर आपको ऊर्जा के कुछ सोर्स दिए गए हैं और कुछ इसके परंपरागत सोर्स हैं और कुछ इसके गैर परंपरागत। अब परंपरागत सोर्स को भी हम लोग दो पार्ट में इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो एक होता है परंपरागत अनवीकरणीय यानी कि इनको नया नहीं किया जा सकता है, और दूसरे होते हैं नवीकरणीय। अब यहां पर आप देखिए तो अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के भीतर पाए जाते हैं और एग्जाम्पल के रूप में जैसे कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस इत्यादि। इसका मतलब है कि इनको एक समय के बाद ये अवश्य समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है अनवीकरणीय का मतलब है कि एक निश्चित समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। अनवीकरणीय का मतलब ये हो गया। अब नवीकरणीय है तो इसका मतलब है कि इसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहां पर आप देखेंगे लकड़ी, गोबर, कृषि और वनस्पति के अपशिष्ट, लकड़ी का चारकोल, ये सारे आपको आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में। अब इसके बाद में देखेंगे तो अगले पॉइंट में आपको यहां पर मिलता है कौन कौन से गैर पारंपरिक हैं। तो गैर पारंपरिक में आप जानते हैं सबसे पहले हमको मिलता है यहां पर सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, और इसके साथ साथ में जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय और जैव ईंधन, ये सारे आपको मिल जाते हैं गैर पारंपरिक में। फिर इसके बाद सोलर एनर्जी की अगर बात करते हैं, सौर ऊर्जा की, तो प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा और अप्रत्यक्ष सौर ऊर्जा ये दोनों टाइप के होते हैं, डायरेक्ट सोलर एनर्जी और इनडायरेक्ट सोलर एनर्जी। अगर डायरेक्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट में हम लोग खाना बनाने में, प्रकाश के लिए, विद्युत उत्पादन में, शीतलन के लिए, सौर सेल या फोटोवोल्टाइक तकनीक में, तो इन सभी में हम जो सोलर एनर्जी होती है इसका सीधा प्रयोग करते हैं। जबकि इसके अलावा हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनर्जी को पवन ऊर्जा में, ज्वार भाटा ऊर्जा में, पनबिजली ऊर्जा में, बायोमास ऊर्जा में, तरंग ऊर्जा में, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। अब यहां पर आप देखिए तो विश्व का जो प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने स्वीकृति दिया है वो आपका है कोच्चि, और ये कहां पर मौजूद है, केरल में। दोनों टाइप के सवाल आपको मिलते हैं। चूंकि ये विश्व का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन है, तो जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP ने स्वीकृत किया है, तो वो है आपका कोच्चि। और मौजूद कहां पर है, तो ये मौजूद है आपका केरल में। अब इसके बाद देखिए तो साल 2018 में पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था कौन, तो ये बना था आपका दीव। आपने नाम सुना होगा, दमन और दीव, दादरा नागर हवेली, तो उसी में है। 2018 में पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है आपका दीव। और ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बायोमास गैसीकरण। तो यहां से आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए तो अगला जो पॉइंट आपको दिया गया है ये है आपका सौर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल, सोलर सेल और फोटोवोल्टाइक सेल। अब यहां पर आपको समझना है कि आखिर इसका किस तरीके से सवाल आपको मिल सकता है। तो पहला पॉइंट आपको होता है कि ये फोटोवोल्टाइक सेल होता क्या है, तो ये इसका काम क्या है, ऊर्जा, सौर ऊर्जा को प्रत्यक्ष तौर पर
वो विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टाइक सेल, जिन्हें आमतौर पर सोलर सेल कहा जाता है, उसी के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल जो होते हैं ये सिलिकॉन और अन्य पदार्थों का बना होता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो आंसर आपको लगाना है सिलिकॉन और अन्य पदार्थ। ऑप्शन में आपको जनरली सिलिकॉन मिलता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ किससे बनाया जाता है, तो सिलिकॉन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो अगला इसका पहलू बन सकता है, इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल में, तो कृत्रिम उपग्रहों में करते हैं। इसके अलावा घर में प्रकाश व्यवस्था के लिए, पानी की पंपिंग के लिए, विद्युतीकरण के लिए, खारे पानी का जो खारापन है उसको दूर करने के लिए, रेलवे सिग्नल्स में, दूरवर्ती टेलीकम्युनिकेशन के लिए, रिपीटर स्टेशनों को विद्युत प्रदान करने के लिए, छोटी छोटी जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, बहुत बड़े स्तर पे नहीं छोटे स्तर पर, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे इसके जो फोटोवोल्टाइक सेल हैं इसके उपयोग होते हैं। अब इसके बाद देखिए तो ऊर्जा के वैश्विक संसाधन प्रयोग में लाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो जीवाश्म ईंधन होता है, कौन इसमें है, कोयला है, कच्चा तेल है और प्राकृतिक गैस है। तकरीबन 88% इसका इस्तेमाल होता है। और अगर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो परमाणुओं का विखंडन और संलयन से होता है, ये मात्र 5% है। और इसके बाद अन्य संसाधनों की बात करते हैं तो पनबिजली, ज्वारीय है, वायु भूतापीय, सौर ईंधन की लकड़ी, ठोस अपशिष्ट और जैव भार यानी कि बायोमास संरक्षित ऊर्जा, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो टोटल परसेंटेज वैल्यू होती है वो है 7%। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक जो हमको मिलता है वो होता है जीवाश्म ईंधन। टोटल कितना है, तो ये 88% होता है। 5% आपका न्यूक्लियर एनर्जी है और 7% आपका अन्य संसाधन मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए तो अगले पॉइंट में आपको है वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के लाभ और इसकी सीमाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक करके सारी बात आप यहाँ देख लीजिए। ये आपको यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा है, एक को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। अब नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकीय विखंडन होता है और संलयन होता है। अब इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो जो नाभिकीय विखंडन और संलयन होता है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जब विखंडन होता है तो विखंडन में हमारे पास एक बड़ा परमाणु होता है और इसमें क्या होता है, इसी में टूट फूट होती है, तब जाकर के नाभिकीय विखंडन होता है। और इसके बाद जो नाभिकीय संलयन होता है, संलयन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे होते हैं, कई छोटे परमाणु जो होते हैं ये एक साथ मिलकर के बड़े का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन इन दोनों ही प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ से इसको उत्पाद में मिल जाता है। अब इसका लाभ क्या होता है कि वायु प्रदूषण नहीं होता है, इसके अलावा वायु प्रदूषण नहीं होगा और ईंधन कुशल होता है। अब सीमाएं इसकी क्या होती हैं, इसकी अगर हम लोग सीमाओं की बात करें तो सीमाएं जो होती हैं, नाभिकीय संयंत्र के निर्माण की उच्च लागत, नाभिकीय सुरक्षा और दुर्घटनाओं का डर बना रहता है, नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की समस्या होती है। ये थोड़े से इसके जो हैं ये इसके हानि होते हैं। और लाभ की अगर बात करेंगे तो वायु प्रदूषण नहीं होता है और ईंधन कुशल होते हैं। इसके अलावा जो उत्पाद होता है ये नाभिकीय विखंडन और संलयन इन दोनों ही प्रक्रियाओं से हमको प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद है पनबिजली या फिर हाइड्रो पावर। ये होता है विद्युत उत्पाद के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। विश्व की ज्यादा जलीय विद्युत उत्पादन करने की क्षमता होती है। बांध के पीछे अव्यवस्थित पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। इसके अलावा बांध के निर्माण के लिए मानव बस्तियों का विस्थापन करना होता है, वास स्थानों की हानि और अनुगामी जैव विविधता की हानि होती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपको इसके हानि होते हैं जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। इसके बाद सौर एनर्जी की बात करेंगे, सोलर एनर्जी की। तो यहाँ पर प्राकृतिक सूर्य की रोशनी से होता है उत्पादन और पर्यावरण अनुकूल होता है। पर्याप्त या असीमित उपलब्धता इसकी होती है। सूर्य की रोशनी के संचयन की सीमित क्षमता है। बादल बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और महंगे संचयन के
उपकरण आते हैं, तो ये सारी इसकी डिलिमिटेशन होती है। और इसके बाद में वायु ऊर्जा की बात करेंगे तो प्राचीन काल से फसलों की सिंचाई के लिए पंखों के द्वारा वायु को नियंत्रित किया जाता है। प्रदूषण रहित होते हैं, मुफ्त ये उपलब्ध हो जाते हैं, हर जगह पर नहीं होते हैं। वायु मीलों के पंखे उड़ने वाले पक्षियों और हवाई जहाज के लिए दृश्य बाधा उत्पन्न करते हैं, दृश्य प्रदूषण ये फैलाते हैं। और इसके साथ में जो अगला है वो होता है ज्वारीय यानी कि टाइडल एनर्जी। उचित संरचनाओं के द्वारा ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, मुफ्त होते हैं, स्वच्छ होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे ऊर्जा उपयोग के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण महंगे होते हैं, प्लांट के प्राकृतिक बहाव को बाधित करते हैं और क्षेत्र में प्रदूषकों के सांद्रण को बढ़ाते हैं। तो ये सारी इसकी क्या होती हैं, डिलिमिटेशन होती हैं। नेक्स्ट है आपका भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा कैसे होता है, भाप के लिए कुएं खोदे जाते हैं जो वैद्युत जनित्रों को शक्ति देते हैं। भाप जो होता है भूमिगत जल के उस क्षेत्र के कारण स्वतः वाष्पित होने से उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद देखिए तो इसके लाभ क्या हैं, पर्यावरण के अनुकूल होता है, लेकिन हानि क्या है, वाष्प में हाइड्रोजन सल्फाइड होती है जिससे सड़े अंडे की गंध आती है। और दूसरा है कि वाष्प में उपस्थित खनिज पाइपलाइन और उपकरणों के लिए संक्षारक होते हैं और प्रबंधन में समस्या उत्पन्न करते हैं। इसके साथ में पानी में उपस्थित खनिज मछलियों के लिए विषाक्त होते हैं। फिर इसके बाद देखिए जैविक बायोमास एनर्जी की बात है, ईंधन की लकड़ी। पेड़ों की लकड़ियों की ईंधन हेतु कटाई या उन्हें सीधे जला दिया जाता है। सस्ता होता है, अविकसित है, विकासशील देशों के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित होता है। ये सामान्य तौर पर निम्न ऊर्जा स्तर होता है, यानी कि जितनी हीट मिलनी चाहिए वहां पर कम मिलती है। भारी होती है, परिवहन में इसकी कठिनाई आती है। लकड़ियों के जलने से वायु प्रदूषण होता है। ईंधन की लकड़ियों के लिए जंगलों को काटा जाता है, इससे रेगिस्तान बनते हैं, अधिक मात्रा में राख उत्पन्न होती है। तो ये सारी इसकी क्या है, डिलिमिटेशन होती है। अब इसके बाद यहां पर आपको दिया गया है बायोमास परिवर्तन, और इसमें रासायनिक ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करना बायोमास या इसी को जैविक संसाधनों में संरक्षित किया जाता है। ऊर्जा के लिए, भोजन के लिए सीधे उन्हें जलाना या इथेनॉल मीथेन के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो ये इसके उत्पाद की प्रक्रिया होती है, नवीकरणीय टाइप का होता है, लेकिन भोजन का अभाव हो सकता है। इसके अलावा चूंकि भोजन जो है वो पोषक तत्वों से मृदा में नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये सारी इसकी कुछ डिलिमिटेशन है। फिर इसके बाद में ठोस अपशिष्ट की अगर बात करें तो अपशिष्ट पदार्थों की छटनी की जाती है और ज्वलनशील पदार्थ जो है वो अलग किए जाते हैं। ताजा निपटान की लागत को कम करता है, भूमि भरने की आवश्यकता को कम करता है। इसके बाद डिलिमिटेशन की बात करें तो इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें उत्सर्जित होती हैं। इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण की समस्या आती है। अपशिष्ट पदार्थों जैसे प्रक्षालित कागजों और प्लास्टिक में क्लोरीन होती है जो कि डायोक्सिन बनाते हैं और ये अत्यधिक विषैले होते हैं और कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जितनी पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं ये आपको अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में हमेशा मिलते रहते हैं कि ऊर्जा के कौन कौन से तरीके होते हैं और उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, उनसे होने वाला लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। फिर यहाँ पर देखिए तो बायोफ्यूल्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि ये ठोस भी होते हैं, तरल भी और गैस भी। जब हम लोग बात करते हैं ठोस की तो इसमें लकड़ी, सूखे पौधे की सामग्री और खाद है। तरल में बात करते हैं तो बायो इथेनॉल और बायोडीजल हैं, और गैस की बात करते हैं तो बायोगैस यहाँ पर मौजूद होता है। अब अगर हम लोग जैव ईंधन होता क्या है इसकी चर्चा करें तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो एक कार्बनिक पदार्थ से थोड़े समय यानी कि दिनों में, हफ्तों में या महीनों में ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग जैव ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पर जैव ईंधन की डेफिनेशन क्या होती है आपने इसको भी समझ लिया। और जो बायोफ्यूल्स होते हैं उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ठोस भी होता है जिसमें लकड़ी, सूखे पौधे ये सब हैं। तरल में आपको बायो इथेनॉल और बायोडीजल होते हैं, और गैसीय अवस्था में आपको बायोगैस मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको जो जैव ईंधन है इसकी अलग अलग श्रेणियां दी गई हैं, कौन कौन से इसमें श्रेणियां होती हैं। इसमें हम लोग अगर एक एक करके देखें तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी दिए गए हैं। और जो प्रथम श्रेणी होती है ये पारंपरिक तकनीक का उपयोग करते हैं,
जैसे चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल या पशु वसा जैसे खाद्य स्रोतों से बनाए जाते हैं। लेकिन जब जैव ईंधन की हम लोग दूसरी श्रेणी की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? ये गैर खाद्य फसलों या खाद्य फसलों के कुछ हिस्सों से उत्पन्न होते हैं जो कि खाने योग्य नहीं होते हैं। आमतौर पर इनको हम लोग अपशिष्ट के रूप में मानते हैं। जैसे तना होता है, भूसी है, लकड़ी है के चिप्स और फलों की खाल और छीलन, ये सभी शामिल किए जाते हैं दूसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी जो है ये शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं, जैसे बुटेनॉल होता है। और चौथी श्रेणी में इसमें उत्पादन में उच्च मात्रा में कार्बन लेने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित की गई फसलों को बायोमास के रूप में उगाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। अब इसके बाद देखिए, तो इसमें अगर हम लोग बात कर लें कौन कौन शामिल होते हैं, तो बायो एल्कोहल, बायोडीजल, वनस्पति तेल, बायो ईथर, बायोगैस शामिल हैं। इसमें अगर देखेंगे सेकंड में तो यहाँ पर सेल्यूलोज, इथेनॉल, बायोडीजल होते हैं। शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों को खाद्य उत्पादन के लिए अनुपयुक्त भूमि और पानी का उपयोग करके उगाया जा सकता है और दूसरी पीढ़ी की तकनीकों का उपयोग करके फसलों को फिर ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर आपके लिए काफी जरूरी हैं। अब जैव ईंधन के अगर प्रकार की बात करते हैं तो आपने देखा भी है 3 होते हैं और इसमें से बायो इथेनॉल है, बायोडीजल है और बायोगैस है। अब यहाँ पर देखिए कैसे ये बनते हैं, तो अगर इसकी चर्चा आप करेंगे तो यहाँ पर जो बायो इथेनॉल है यह किण्वन की प्रक्रिया का उपयोग करके मक्का और गन्ने से प्राप्त किया जाता है। सवाल आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि बायो इथेनॉल कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो बायो इथेनॉल को उत्पन्न करने के लिए एक तो आपको किण्वन की प्रक्रिया होती है और किसके साथ में, मक्का और गन्ना, इसमें क्या होता है सड़ा करके इसको बनाया जाता है। जब पेट्रोल के साथ इसको मिलाते हैं तो यह दहन प्रदर्शन में सुधार करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम भी करता है। बायोडीजल की अगर बात कर रहे हैं तो बायोडीजल में आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यह सोयाबीन तेल या ताड़ के तेल, वनस्पति अवशिष्ट तेल और पशु वसा जैसे तेलों से एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में बायोगैस की अगर बात करते हैं तो यह जानवरों और मनुष्यों से सीवेज जैसे कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए इसमें कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं। तो घटकों की अगर बात करेंगे तो मीथेन की मात्रा यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है 45 से लेकर 75% तक, और बाकी बची मात्रा में सबसे ज्यादा होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस में। तो यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सवाल आपसे पूछा जाता है, सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गैस है बायोगैस में कौन सी होती है, तो आंसर आपको लगाना होगा मीथेन गैस, जिसकी परसेंटेज वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 45 to 75% होती है। इसके अलावा अति कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। बायोगैस के लिए कौन कौन से इसके घटक होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मीथेन को ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये सभी होते हैं। लेकिन इनकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। अब इसके बाद में देखिए तो आपको यहाँ पर अगला जो पॉइंट है ये आपको दिया गया है बायोब्यूटेनॉल। ये भी आप देखिए तो बायोब्यूटेनॉल की अगर बात करते हैं तो इसे बायो इथेनॉल की तरह ही तैयार किया जाता है, यानी कि स्टार्च के किण्वन के द्वारा। ब्यूटेनॉल में जो ऊर्जा की मात्रा होती है अन्य गैसोलीन विकल्पों में सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्यूटेनॉल में ऊर्जा की मात्रा अन्य गैसोलीन विकल्पों में सबसे ज्यादा होती है। यह कपड़ा उद्योग में, ये भी आप ध्यान रखिए, कौन सी इंडस्ट्री में इसको उपयोग करते हैं, और इसके अलावा इत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं और इसके जो उपयोग होते हैं वो कहां कहां पर होते हैं, किस टाइप की इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल होता है, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए जरूरी होते हैं। फिर इसके बाद में देखेंगे तो यहां पर आपको दिया गया है बायोहाइड्रोजन। अब बायोहाइड्रोजन जो है वो बायोगैस की तरह होता है। पायरोलिसिस, गैसीकरण या जैविक किण्वन जैसी
कई प्रक्रियाओं का उपयोग करके इसका उत्पादन करते हैं और यह जीवाश्म ईंधन का एक सुसंगत विकल्प हो सकता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जीवाश्म ईंधन का विकल्प कौन सा हो सकता है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है बायोहाइड्रोजन। अब इसके बाद देखिए, तो अगला आपको दिया गया है कुछ संभावित पादप प्रजातियां कौन सी होती हैं। तो जैसे पेट्रोक्रॉप्स होता है, वे पौधे हैं जो तरल ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में तरल हाइड्रोकार्बन प्रदान करते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे जैसे जेट्रोफा कर्कस होता है, रतनजोत, और ये आपने देखा होगा बहुत बार आपसे ये सवाल पूछा गया है, रतनजोत या जेट्रोफा कर्कस। और यहाँ पर कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है, पोंगामिया पिनारा करंज है, यूफोर्बिया लेथेरिस है और एस्क्लेपियस कारास्कोवेका है। इसके बाद पार्थेनियम अर्जेंटेटम है। तो ये सारे किस्में होते हैं, ये कुछ संभावित प्रजातियां होती हैं किसके लिए, जहां से हमको ईंधन प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर रतनजोत में चूंकि कई बार आपसे सवाल पूछा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिटेल्स में इस बात को समझने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखिए, तो आपको दिया गया है पहला, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है जेट्रोफा कर्कस। और इसके बाद यह पुष्पीय पौधा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि कहां पर होता है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है, झाड़ीनुमा होता है। कहां पर ज्यादा होता है, तो मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका की स्थानीय प्रजाति इसको बोलते हैं। तो यहां से आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे। अन्य नाम की अगर बात करेंगे तो वन रेड और सफेद अरंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा जो इसका उपयोग होता है, औषधि गुण वाला अखाद्य बीज तेल है 40%, जलाने के साथ साथ साबुन और मोमबत्ती निर्माण में भी, बायोडीजल के सोर्स के रूप में, प्राकृतिक खाद्य के अलावा जैव गैस संयंत्र में बायोडीजल वनस्पति भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे इसके उपयोग होते हैं। कहां कहां पर जेट्रोफा कर्कस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी आपको सवाल के रूप में मिलते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आप जरा और देखिए, अभिशाप सिद्ध होती विदेशी मूल की वनस्पतियां। अब यहां पर जैसे सवाल अक्सर आप देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रजाति है वनस्पतियों की जिसका जो मूल रूप होता है, मूल उत्पन्न होने का स्थान आपसे पूछा जाता है। तो अगर यहां से आपको जैसे कि ये अगर आपको यूकेलिप्टस के बारे में पूछा जाए, आप जानते हैं कि इसको हम लोग पर्यावरण का आतंकवाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण का आतंकवाद भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसको पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में रहता है वहां पर भूमिगत जल बहुत नीचे हो जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये कहाँ का मूल वृक्ष है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑस्ट्रेलियाई मूल वृक्ष है, जिसे कभी हरा सोना की संज्ञा दी गई थी। किसको हरा संज्ञा, हरा सोना कहा गया है, ग्रीन गोल्ड, तो वो आप ध्यान रखिएगा यूकेलिप्टस को। और वर्तमान में दुष्प्रभावों के कारण पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा देते हैं। 1870 ईस्वी में अंग्रेजों ने दलदल सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो एक पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि दलदल को सुखाने के लिए कौन सी वनस्पति का इस्तेमाल करते थे, तो वो है आपका यूकेलिप्टस। ये पानी बहुत ज्यादा सोखता है, पानी की इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आर्थिक लाभ के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर इसका रोपण किया गया। देश में सफेदा के नाम से लोकप्रिय है और जैव विविधता क्षय, भूजल स्तर की गिरावट का ये प्रमुख कारक माना जाता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर जो महत्वपूर्ण है ये आपको ऑस्ट्रेलियाई मूल का वृक्ष है, ये सवाल पूछा जा सकता है। हरा सोना पूछा जा सकता है, पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा, और इसके बाद में जैव विविधता क्षय और भूजल स्तर के गिरावट का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है आपका यूकेलिप्टस या सफेदा, इसको जो कि भारत में इसको लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला है सुबाबुल ल्यूसिना। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि कहाँ का ये मूल पौधा है, तो ये मध्य अमेरिका का मूल पौधा होता है। कहाँ का, मध्य अमेरिकी मूल का फैबेसी कुल का सदाबहार वृक्ष है। लकड़ी और चारे की प्राप्ति के लिए इसको उगाया जाता है और इसका जो उपयोग है हरी खाद के रूप में भी होता है और जैव विविधता के लिए खतरा होता है। तो अक्सर आपसे सवाल ये पूछा जाता है इसका मूल स्थान क्या होता है
और आपसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति जैव विविधता के लिए खतरे हैं, जैव विविधता के लिए खतरा है। तो ऐसा भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। अब उसमें से आपको इनमें से जितने भी आप पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं कोई एक ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है, तो उसलिए आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। और दूसरा है कि आपको जो मूल स्थान है कहाँ का है ये भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में देखेंगे तो बबूल है, तो बबूल को आप जानते हैं 1800 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया से आया था, तो इसका भी जो मूल स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। और इसके अलावा आपने यूकेलिप्टस में भी देखा था कि कहाँ का है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही है। इसके बाद जलकुंभी आप जानते हैं, खास करके गांव के तालाबों में आपने देखा होगा जलकुंभी, तो ये मध्य और दक्षिणी अमेरिका का मूल पौधा है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन के दौरान सजावटी पौधे के रूप में भारत में इसको लाया गया था। वर्तमान में खरपतवार के रूप में ये समस्या बना हुआ है। और इसके साथ में बंगाल का आतंक, देखिए यहाँ पर भी आपको जितने निकनेम आपको मिल जाएं, बंगाल का आतंक और नीला शैतान के नाम से किस पौधे को जाना जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये होता है आपका जलकुंभी, 19वीं शताब्दी में आया था और मध्य और दक्षिणी अमेरिका का मूल पौधा है। इसके बाद देखिए कुर्री है, तो ये कहाँ पर होता है, कुर्री या लेंटाना कमरा, और ये मध्य और दक्षिणी अमेरिका का मूल पौधा है। खास करके कहाँ पर पाया जाता है, तो ध्यान रखिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में वन परितंत्र के लिए खतरा है। विंध्य क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के लिए खतरा है। इसके बाद में देखिए तो गाजर घास है, गाजर घास कहाँ के लिए है, तो मध्य अमेरिका की यह भी एक मूल प्रजाति है और यह एक साकी पौधा होता है, साकी पौधा है। मैदानी क्षेत्रों में जैव विविधता की विलुप्ति का एक प्रमुख कारक है, मैदानी क्षेत्रों का आतंक कहा जाता है। और मनुष्य और पालतू पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। फिर इसके बाद में देखिए तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है, मिलेशिया पिन्नाटा या पोंगेमिया पिन्नाटा। अब इसमें आप देखिए ये भी एक वनस्पति ही है और इसका अगर हम लोग सामान्य नाम देखें तो करंज होता है। देसी मूल का तीव्र वृद्धि वाला वृक्ष करंज भारत में रतन जोत या जेट्रोफा कर्कस का अच्छा विकल्प होता है। और करंज और रतन जोत के रासायनिक संगठन में काफी समानता है और जब समानता है तभी उसके विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए तो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, तो उपयोग हम लोग करते हैं क्षरित भूमि के पुनरुत्थान में सहायक होता है। औषधीय गुण इसके पास है, खाद के रूप में, हरे चारे के रूप में, पत्तियों को हरी खाद के रूप में, पत्तियों में 4 से 5% इसमें नाइट्रोजन होती है और लकड़ी का ईंधन के रूप में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो अगला जो आपको यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिया गया है ईंधन सेल यानी कि फ्यूल सेल क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यद्यपि कि यह ऊर्जा को संचय नहीं करता है और आप जानते हैं कि ऊर्जा का संचय होता भी नहीं है। न तो इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, न तो इसको हम रिजर्व कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति पर निर्भर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिश्रित करके विद्युत धारा का निर्माण करती है और इसके अलावा जल यानी कि H2O उपोत्पाद होता है और एग्जाम्पल आपको हाइड्रोजन ईंधन सेल होता है। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने आज अपने इस क्लास में किया है। इसके बाद हम लोगों का एक अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हम लोगों का प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन की बात हम लोग करेंगे। प्रदूषण क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, इन सभी की बात हम लोग अब अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे 12:30 पर, इसके आगे की चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का शुक्रिया। समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल चैनल के साथ आप बने रहिए और मिलेंगे हम लोग कल फिर से। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।